श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी थर्मोडायनामिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी, इसके 3 लेक्चर पहले ही पब्लिश किए जा चुके हैं, जिनमें आपको जीरोथ लॉ के बारे में, ऊष्मागतिकी के शून्यवेग नियम के बारे में तथा मैंने आपको ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम अर्थात सिस्टमों के प्रकार के बारे में जानकारी दे दी थी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था इंटरनल एनर्जी को, कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा किस तरह से अपन आंतरिक ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं और आंतरिक ऊर्जा के कुछ स्पेशल जो गुणधर्म हैं वो क्या हैं। ये लास्ट मैंने आपको जो वीडियो का लास्ट पार्ट था उसमें डिस्कस किया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट आज का लेक्चर है, मैंने कल आपको बताया था ना, हमने आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात कर ली, हमने हीट के बारे में बात कर ली, तो आज अब हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है। तो देख लेते हैं एक बार इसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये जो ऊपर लिख रखा है, ये मैंने लिख रखा है इसका स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको इस तरफ ही लिख देते हैं स्टेटमेंट। इसका कथन क्या है, ठीक है। तो इसका कथन क्या कहता है बच्चों? इस नियम के अनुसार किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा देने पर इसके 2 उपयोग करता है, निकाय इसके 2 उपयोग करता है। तो बात समझ में आ रही है? अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कोई निकाय है, सपोज करो आप पानी गर्म कर रहे हो, तो जो पानी आप गर्म कर रहे हो, पानी किस में गर्म करोगे? भगोनी में या पतीले में। तो जिसमें भी आप पानी गर्म कर रहे हो उस वो तो क्या हो गया आपका सिस्टम, वो तो क्या हो गया निकाय, क्योंकि उसमें क्या है H2O जो आपका मतलब तत्व है वो कौन सा है, एलिमेंट कौन सा तत्व? H2O है, ठीक है। हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के उसमें अणु उपस्थित है, तो वो क्या है, एक पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है उसको आप हीट दे रहे हो, किससे? गर्म करके, गैस से। तो क्या होगा, इस नियम के अनुसार किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा देने पर निकाय इसके 2 उपयोग करता है, या तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा या फिर क्या करेगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य, मतलब निकाय कार्य करेगा किस पे? सराउंडिंग पे। सिस्टम कार्य करेगा किस पे? सराउंडिंग पे। तो 2 काम हो सकते हैं, या तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कैसे होती है? तो ये मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। अगर आप आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, या टेम्परेचर को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कैसे होती है? ताप में वृद्धि के द्वारा। जैसे आप पानी को गर्म करोगे तो पानी क्या होगा, पानी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा बढ़ने लगेगा। पहले तो रूम टेम्परेचर पे ये लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 40, 50, 60 डिग्री तक, और जितना आप गर्म करोगे उतना हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। एक तो ये काम हो सकता है, एक हो सकता है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य, मतलब निकाय सराउंडिंग पे कोई काम करने लग जाए, जो भी आपकी सराउंडिंग है तो उस पे भी आपका सिस्टम कार्य कर सकता है। किसकी हेल्प से? जो अपन हीट दे रहे हैं। तो हीट की मदद से क्या होगा, हीट की मदद से 2 चीजें पॉसिबल हैं। एक तो डेल्टा यू में वृद्धि अर्थात आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और कार्य में जो एक्सटर्नल मतलब वर्क कर सकता है किसके ऊपर? सराउंडिंग पर, ठीक है। तो इसलिए जो इक्वेशन आ जाती है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये जो इक्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। तो यही आपकी किसको दिखाती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ये इक्वेशन किसकी हो गई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको समझ में आ गया कि निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा देने पर, सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट देने पर वो उसके 2 तरह से उपयोग कर सकता है, या तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देगा या फिर सराउंडिंग पे कोई कार्य कर देगा, है ना। तो या तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर इंटरनल एनर्जी में। तो इसकी स्टेटमेंट हमको पता चल गया। तो फिर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ये सभी आप जानते हो कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस इसको क्या किया जा सकता है? रूपांतरित, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे अगर कोई दूसरे फॉर्म में एनर्जी, जैसे स्टैटिक एनर्जी है तो उसको आप दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से जो एनर्जी है उसके फॉर्म ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता है।
केवल क्या होगी, कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिपेंड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। नेक्स्ट थिंग इज साइन कन्वेंशन। अब देखो कई बच्चों को क्या है, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी क्या है, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं यूनिट, तो थर्मोडायनेमिक्स की जो यूनिट होती है केमिस्ट्री में, उसमें भी क्या है, साइन जो अपन यूज लेते हैं ना, थोड़े से अपोजिट चलते हैं फिजिक्स से, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में सिंपल सा साइन कन्वेंशन है अपना फिजिक्स का, तो उसको समझ लेंगे। साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे ये जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो जरूरी नहीं है कि वो इसी फॉर्म में रहे। ये डेल्टा क्यू भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस। ठीक है, किस तरह से प्लस माइनस कर सकते हो आप, इसको प्लस माइनस करना है आपको, तो डेल्टा क्यू का मान यदि पॉजिटिव है तो वो क्या दिखाएगा कि निकाय को दी गई ऊष्मा, मतलब डेल्टा क्यू अगर ऊष्मा का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि सराउंडिंग से निकाय को ऊष्मा दे जा रही है, मतलब अपन निकाय को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और डेल्टा क्यू का मान यदि नेगेटिव है तो ये क्या दिखाएगा, निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा, मतलब निकाय जो आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, सराउंडिंग सिस्टम को हीट ट्रांसफर कर रही है, डेल्टा क्यू नेगेटिव, सिस्टम सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डेल्टा क्यू प्लस माइनस किस चीज को दिखा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपना वो आपको दिख रहा है आंतरिक ऊर्जा के बारे में। तो जो इंटरनल एनर्जी है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंटरनल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स ये किसको दिखा रही है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को। कोई भी चीज जैसे पॉजिटिव होती है तो वही तो इंक्रीमेंट या इंक्रीज को दिखाती है। तो डेल्टा यू में वृद्धि किसके द्वारा दिखाई जाती है, पॉजिटिव साइन के द्वारा। और डेल्टा यू में कमी ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव साइन से ही दिखाई जाएगी। तो डेल्टा यू में जो कमी है वो किससे दिखाई जा रही है, नेगेटिव साइन के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव साइन है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और नेगेटिव साइन है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू आपको समझ में आ रहा है जो कार्य है, वर्क डन। तो अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य, अर्थात वर्क डन बाई सिस्टम। वर्क डन बाई सिस्टम जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, निकाय के द्वारा। और अगर डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है तो निकाय पर किया गया कार्य मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम। जो सराउंडिंग है वो किस पे वर्क कर रही है, सिस्टम पे। यहाँ पे सिस्टम किस पे वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पे। तो ये दोनों चीजों को आपका ध्यान रखना है। अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, वर्क डन बाई सिस्टम। अगर डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। तो इस तरह से हमारा साइन कन्वेंशन खत्म होता है। साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा। इन जनरल इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं इन जनरल। और वैसे आपको मैंने बता दिया प्लस माइनस दोनों ही साइन हो सकते हैं। प्लस साइन क्या दिखाएगा, माइनस साइन क्या दिखाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के बाद अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेन चीज वो होगी आपकी टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में हम रख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो है वो पूरी उसी के लिए डेडिकेट होगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जैसा कि हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो हमने ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ अभी डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट लॉ के बाद मैंने आपको बताया था कि हम प्रक्रम को डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस किस किस टाइप की हो सकती है और कौन कौन सी प्रोसेस में जो पैरामीटर हैं थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स वो किस किस तरह से फाइंड किए जाएंगे और क्या उनमें रिलेशंस आएंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये तो थोड़ा सा लंबा है, अपन को ईच एंड एवरी टॉपिक का जो इसमें है सभी का डेरिवेशन स्टडी करना है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर इनका एक बेसिक आइडिया इस लेक्चर में ले लेते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोसेस, बेसिकली जो प्रोसेस है वो 5 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, इनके नाम आप जानते होंगे, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़े हैं। तो पहला जो होता है वो होता है समतापीय प्रक्रम, जिसे अपन आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा होता है समदाबीय प्रक्रम, जिसे आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। तीसरा होता है समायतनीय प्रक्रम या फिर समायतनिक प्रक्रम, इसे अपन आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। और चौथा है आपका रुद्धोष प्रक्रम, इसे अपन एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। और पांचवा है अपना चक्रीय प्रक्रम या इसे अपन साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो पहली जो प्रोसेस है अपनी समतापीय प्रक्रम, नाम से ही पता चल रहा है जो आइसो यहाँ पे है वो आपका सम को दिखाता है, ठीक है। और थर्मल
थर्मल जो मैंने आपको बताया था, जैसे थर्मोडायनेमिक्स अपन लेके चलते हैं तो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वांटिटी को दिखाता है। तो आइसोथर्मल मतलब समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम के नाम से ही अपन बता सकते हैं कि तापमान क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इसमें क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। चाहे उसे dt बोल लो, चाहे उसे डेल्टा टी बोल लो, वो क्या आएगा, जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, जीरो। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो आपको मैंने बताया था ना कि आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आल्सो बिकम जीरो। ठीक है, इसके बाद में जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या रह जाएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन क्या रह गई हमारी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो इस इक्वेशन से आप क्या मीनिंग ले सकते हो, क्या आप इसका तात्पर्य निकाल सकते हो, इससे केवल यही मतलब निकलेगा ना कि जो भी आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। सपोज करते हैं कि अपन पानी गर्म कर रहे हैं और अपन ने जो प्रोसेस है वो इस तरह से सेट कर दी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो वो जो पूरी की पूरी हीट है वो किस में कन्वर्ट होगी, फिर वर्क में कन्वर्ट होगी। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, समदाबीय प्रक्रम या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस। सम मैंने आपको बता दिया, आइसो से आप इसका मतलब ले सकते हो, और बैरिक प्रोसेस बार आपको पता है किसका यूनिट है, तो आपको पता है कि जैसे अपन बार में प्रेशर को मेजर करते हैं, प्रेशर की यूनिट है, तो ये क्या हो गया, समदाबीय प्रक्रम। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि जो वार यूनिट है ये दाब की होती है। तो सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है समदाबीय। ठीक है, दाब समान रहने वाला है, प्रेशर क्या रहेगा, समान, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि प्रेशर क्या है अपना, कांस्टेंट। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। पर जो ये चेंज इन प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं, ये जो चेंज इन प्रेशर है ये अपना इंटरनल प्रेशर के लिए लेके चल रहे हैं। ये क्या है अपना इंटरनल प्रेशर, इसको आप मेमोराइज करना कि इंटरनल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है, इस स्थिति में एक्सटर्नल प्रेशर अभी भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इंटरनल प्रेशर तो जीरो है इसका, और एक्सटर्नल प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समदाबीय प्रक्रम। अगर आपका जो दाब है वो समान रहे तो इसको क्या कहेंगे, समदाबीय प्रक्रम। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं सम आयतनिक प्रोसेस या सम आयतनिक प्रक्रम पे। तो इसकी जो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सीधा सी बात है, आपको पता है, जैसे नाम से पता चल रहा है सम आयतनी प्रक्रम, आयतन क्या रहने वाला है, समान। तो चेंज इन वॉल्यूम को क्या कह सकते हो, डेल्टा वी, तो वो क्या होगा, जीरो। बिल्कुल सही, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, वर्क कैसे फाइंड करते हैं, वर्क फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला भी निकाला था, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डी बी। इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट भी में भी लिख सकते हैं पूरी प्रोसेस के लिए कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी बी। पर वॉल्यूम अगर जीरो है, वॉल्यूम में अगर चेंज जीरो है, वॉल्यूम का भी जीरो नहीं हो सकता, वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ होगा ही सिस्टम का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो सकता है। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो जो आपकी हीट है वो किसके बराबर हो गई, हीट सारी की सारी किस में यूज आ गई, आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब अपन पानी को गर्म करते हैं, कोई भी कंटेनर पे अपन पानी को गर्म करते हैं, तो जो हीट प्रोवाइड की जाती है, गैस अपन ने ऑन कर दी, गैस ऑन कर दी, तो क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है किसमें, जो कंटेनर में आप पानी गर्म कर रहे हो उसे अपन क्या कहेंगे उस समय, सिस्टम। तो सिस्टम को हीट ट्रांसफर की जा रही है। तो इस स्थिति में जो सारी की सारी हीट है वो कहाँ पे कंज्यूम हो गई, आपकी डेल्टा यू बढ़ाने में, मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज में। तो सारी की सारी हीट किस में चली जाती है, जब अपन पानी को गर्म करते हैं, टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में। वो कोई वर्क नहीं करती सराउंडिंग पर, पानी का टेम्परेचर बढ़ाती है, ठीक है। पर जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब स्टीम बन जाती है, तब वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है, वो भाप निकालती है। अब उसके ऊपर कोई और वो रख दोगे तो उसको उठा देगी भाप, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब समायतनी प्रक्रम में जो भी निकाय को दी गई ऊष्मा है वो सारी की सारी कहाँ पर काम आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैंने बताया था रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक मैंने आपको बाउंड्री भी बताई थी कि एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है बताओ, एडियाबैटिक बाउंड्री कह लो या एडियाबैटिक वॉल कह लो। तो ऐसी वॉल जो एनर्जी को
और मैटर को, मैटर का मतलब द्रव्य है, ठीक है, तो एनर्जी को और मैटर को दोनों को ही ट्रांसफर नहीं होने देती, वो क्या कहलाती है, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक प्रोसेस भी हमने डिस्कस की थी, तो उसी एडियाबैटिक सिस्टम भी हमने डिस्कस किया था, तो उसी के ऊपर क्या है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सीधी सी बात है, अगर सिस्टम एडियाबैटिक है तो सीधी सी बात है कोई एनर्जी आएगी नहीं, ना एनर्जी आएगी ना एनर्जी जाएगी, तो जो चेंज इन हीट है, जो डेल्टा क्यू का मान है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 0, क्योंकि ऐसा कंटेनर जिसमें हीट आ जा ही नहीं सकती, तो उसमें चेंज इन हीट तो क्या होगा, 0। तो चेंज इन हीट 0 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इक्वेशन क्या बनने वाली है, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, डेल्टा क्यू अपन ने 0 पुट कर दिया, तो क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। इसके बाद में इस प्रोसेस को, मतलब ये जो इक्वेशन दिख रही है डेल्टा क्यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इसको आप दो तरह से ले सकते हो, ये या तो प्रसार में, एक्सपेंशन में, या फिर संपीड़न में काम में आ सकती है, कंप्रेशन में। अगर प्रसार होगा तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, गैस का अगर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड कर रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, और गैस अगर कंप्रेस्ड हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ये बात। इसके बाद में जो, क्योंकि ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है ये, तो इस माइनस के साइन से अपन ये आउटकम निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस अपन को स्टडी करनी है वो कौन सी है, नेक्स्ट प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे और किसी ब्रांच में हो फिजिक्स की, या कहीं पे भी हो, साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा से उसी पॉइंट पर अगर आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। जैसा कि आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे 11th क्लास में, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं उनको अपन क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस होती है। साइक्लिक प्रोसेस में जो आपको पता है टेम्परेचर का मान है, अगर उसी पॉइंट पे अपन आ गए तो टेम्परेचर का मान क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है आपकी, इंटरनल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है आपको मैंने बता रखा है, इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, ठीक है, कि स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, आपका स्टेट फंक्शन है, ठीक है, अवस्था फलन है। तो अवस्था फलन है तो प्राइमरी और लास्ट वो दोनों सेम जगह पे, अवस्था दोनों जगह पे सेम है, तो इंटरनल एनर्जी सेम आएगी उसकी, और इंटरनल एनर्जी सेम आएगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर 0 हो गया तो डेल्टा क्यू का मान किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के, अर्थात जो निकाय को दी गई ऊष्मा है वो किस में खर्च हो जाएगी, पूरी की पूरी कार्य करने में, जैसा कि कहाँ पे हुआ था, समतापीय प्रक्रम में। जिस प्रकार समतापीय प्रक्रम में हमारी जो निकाय को दी गई ऊष्मा थी वो किस पे खर्च हो गई, एक्सटर्नल वर्क में। सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। तो उसी प्रकार से जो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसी प्रकार से क्या था, साइक्लिक प्रोसेस। तो इनमें जो इक्वेशन आएगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से वो सेम ही रहने वाली है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन इन सभी जो प्रोसेस है इनमें वर्क डन निकाल के देखेंगे कि वर्क डन कितना आता है, डब्ल्यू का मान पॉजिटिव किस में आएगा, नेगेटिव किस में आएगा, या फिर किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो उसको मिस नहीं करना। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।